अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब जो है ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच में, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 है। जैसे नाउन है प्रोनाउन, अगर आपको दिखता होगा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। ये कुल मिला के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इनमें से वर्ब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं कोई भी लैंग्वेज वर्ब के बगैर नहीं चलेगी, यानी वर्ब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो वर्ब में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ कुछ वीडियोस जो होते हैं वो पार्ट्स में होते हैं, तो आप करते क्या, आम लोग करते क्या है, वो एक पार्ट देखते हैं दूसरा पार्ट नहीं देखते, या दो पार्ट्स देखते हैं तीसरा पार्ट नहीं देखते। तो इससे आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जब भी कोई वीडियो आप देखोगे, अगर एक ही वीडियो है तो देख लीजिए, अगर उसके पार्ट्स होते हैं तो सारे पार्ट्स देख लीजिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप वीडियोस वॉच करते होंगे तो आप अपनी जो कॉपी है, रफ कॉपी जो है, अपने जो जिसमें आप सेव करना चाहते हो उस पर आप राइट डाउन करते जाइए, ताकि आप हर रोज जब भी आपको याद करना हो, आप फिर वो वीडियो नहीं देख पाएंगे, या वो उस वीडियो को नहीं देखना है तो आपको अपनी कॉपी पे देखना है और आप हमेशा उसको याद रखेंगे। क्योंकि कहते हैं राइटिंग इज ट्वाइस लर्निंग, राइटिंग इज ट्वाइस लर्निंग। जब आप लिखोगे तो आपको 2 बार याद होगा। इसलिए उम्मीद रखूंगा मैं कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे, जब भी आप कोई वीडियो पढ़ोगे, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पढ़ोगे आप, और अपने कागज पे वो सेव करोगे। तो चलिए, वर्ब क्या होता है? वर्ब जो मैंने अभी कहा है, वर्ब जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो किसी भी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो वर्ब के बगैर कोई लैंग्वेज नहीं चलती, खासकर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चलेगी। तो वर्ब जो है ये लैटिन वर्ड है। आमतौर पर स्टूडेंट को जब भी वर्ड्स मिलते हैं, बायोलॉजी वर्ड मिलते हैं, फिजिक्स वर्ड मिलता है, द वर्ड फिजिक्स हैज बीन डेराइव्ड बाय दिस, द वर्ड पॉलिटिकल साइंस हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम दिस, ये वर्ड ग्रीक से होते हैं या लैटिन से होते हैं। ऐसा क्यों है? why are words derived from Greek or Latin? कहते हैं कि जिस दौरान ग्रीक और लैटिन में यूनिवर्सिटीज चला करती थी, उस दौरान उन दोनों बाकी दुनिया काउंटिंग करनी भी नहीं जानती थी। यानी ग्रीक में उस जमाने, पिछले जमाने में यूनिवर्सिटी चला करती थी, इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, इतना बड़ा प्रोग्रेस हुआ, वहां यूनिवर्सिटी चला करती थी, लेकिन बाकी दुनिया काउंटिंग भी नहीं जानती थी। तो ये जो लिटरेचर हमारे पास आया है वो ये वहीं से आया है। इसलिए वर्ड जो है या ग्रीक के होते हैं या लैटिन के होते हैं। तो वर्ब इज ए लैटिन वर्ड, मीन्स वर्बम। ये इसका माने वर्बम से निकाला गया है, तो इसका माने है वर्ड और इसका माने है वाइटल। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट। तो वर्ब जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वाइटल वर्ड है किसी भी लैंग्वेज के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वाइटल है, तो इसको समझना जरूरी है। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा वर्ब किसे कहते हैं। कहते हैं वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, फीलिंग्स एंड पोजीशन। जो वर्ड एक्शन को शो करता हो या एक्शन दिखाता हो, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता हो, दिखाता हो, फीलिंग को दिखाता हो या पोजीशन को दिखाता हो, ऐसे वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं। चलो, स्टेट ऑफ एक्शन क्या कहते हैं? ऑल एक्टिविटीज, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं ये वर्ब्स की जिम्मेदार है। जैसे हम कोई भी एक्टिविटी राइटिंग करते हैं, हम वी राइट, वी प्ले, वी वॉच, वी रन, ये सारे वर्ड्स जो है ये एक एक्टिविटी की जिम्मेदार है। और ऑल द एक्टिविटीज व्हिच वी डू, व्हिच अ पर्सन डज इज एन एक्शन, ऑल एक्शंस आर वर्ब्स। सो जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो एक्शंस में आते हैं, और सभी एक्शन जो है वो वर्ब में आते हैं। अब हो गया एक्शन के बाद स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग से क्या मतलब है? स्टेट ऑफ बीइंग आर द जो पर्सन का व्हाट अ सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, व्हाट अ सब्जेक्ट वाज, व्हाट अ सब्जेक्ट विल बी। सपोज अगर मैं लिखूंगा ही इज इल, ये इससे पता चलता वो अब भी बीमार है, इसकी स्टेट इस वक्त ये है कि वो बीमार है। ही वाज इल, वो बीमार था, इसकी स्टेट ये है कि वो बीमार था, अब नहीं है। वहां से पता चलता कि इसकी स्टेट अब वो नहीं है। ही विल बी, ही विल बी इल अगर मैं लिखूंगा, और इससे पता चलता है कि वो बीमार होगा,
कि इसकी स्टेट इस वक्त बीमार नहीं, लेकिन स्टेट इसकी आने वाली है, वो बीमारी की है, वो बीमार होगा, या स्टेट इसकी वो बीमार है, या इसकी स्टेट वो बीमार था अब नहीं है। तो जब किसी चीज की स्टेट एक्सप्रेस होती है तो उसको कहते हैं, वो भी कहते हैं दैट्स आल्सो अ वर्ब। इसी तरह तीसरा पॉइंट है फीलिंग्स। फीलिंग्स भी एक किस्म के एक्शन ही है, लेकिन ये एक्शन और ये एक्शन तो दिखाई देता है। जैसे कोई आदमी राइट करता, मुझे तो दिखाई देगा वो राइटिंग करता है, कोई खेलता, मुझे तो दिखाई देगा वो खेलता है। लेकिन यहां अगर मैं लिखूंगा लव, यहां अगर मैं लिखूंगा हेट, यहां अगर मैं लिखूंगा थिंक, तो ये वो वर्ब्स है जो दिखाई नहीं देते, जो इंसान के अंदर होते हैं, ये भी एक्शंस है। So these actions and these actions are also verbal, but these actions are called physical actions, or these actions are called as non-physical actions or mental actions. So all physical activities, all mental activities, all physical activities, all mental activities, all state of beings, three state of beings. तो जो है ये सारे verbs में आते हैं. And a position, what a subject has, so what a subject owns. जैसे इसमें has आता है, इसमें have आता है, इसमें own आता है. He has a car, has a car. Here subject has, subject possesses, subject के पास है. तो जो वर्ड्स एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, फिजिकल एक्शन को, जो वर्ड्स एक्शन को या नॉन फिजिकल एक्शंस, दैट्स मेंटल एक्शंस, यानी कोई भी एक्शन फिजिकल एक्शन हो या मेंटल एक्शन हो, फिजिकल एक्शन हो या नॉन फिजिकल एक्शन हो, स्टेट ऑफ बीइंग हो और पोजीशन हो, जो वर्ड्स ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ये चीज एक्सप्रेस करते हैं, इनको हम वर्ब्स कहते हैं. सो वर्ब्स are those words which should show four characteristics. That's action, physical action, one more action, that's non-physical action, state of being and position. If a word shows action, अगर एक word action show करता हो, अगर एक word state of being show करता हो, अगर एक word feeling express करता हो, अगर एक word position दिखाता हो, तो ऐसे words जो होते हैं वो verbs ही होते हैं. चलो हो गया वर्ब. अब वर्ब्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्या क्या किस्म के होते हैं. वर्ब्स फाइनाइट वर्ब होते हैं और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब में प्रिंसिपल वर्ब आता है और लिंकिंग वर्ब आता है. ठीक है, ये प्रिंसिपल वर्ब जो कहते हैं उसको प्रिंसिपल वर्ब आता है. उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में बात कर दूंगा. उसके बाद वर्ब के दो किस्म होते हैं ऑन द बेस ऑफ कंजुगेशन. कंजुगेशन के हिसाब से रेगुलर वर्ब होता है और इरेगुलर वर्ब होता है. इसके बाद वर्ब ऑन द बेस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है. ठीक है, ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एक्शन कितनी है, परफॉर्मेटिव वर्ब है और नॉन परफॉर्मेटिव वर्ब है. ऑन द बेस ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, नॉन फाइनाइट वर्ब नॉन फॉर इंफिनिटी के होते हैं, जनरल का होता है और पार्टिसिपल का होता है. ये वर्ब्स के काइंडनेस से आपको तरतीबन ये सारे वर्ब्स पढ़ने हैं. ये फाइनाइट वर्ब भी पढ़ना है और रेगुलर वर्ब भी पढ़ना है, इरेगुलर वर्ब भी पढ़ना है, ट्रांजिटिव भी पढ़ना है, इंट्रांजिटिव पढ़ना है, परफॉर्मेटिव, नॉन परफॉर्मेटिव, नॉन फाइनाइट में इंफिनिटिव आता है, जनरल आता है, पार्टिसिपल आता है. ये सारे वर्ब्स इसमें आते हैं. चलिए मैं बात इस वक्त करूंगा फाइनाइट वर्ब्स का. व्हाट आर फाइनाइट वर्ब्स? चलिए मैं दिखा देता हूं फाइनाइट वर्ब का. आपने उठाया होगा तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं. फाइनाइट वर्ब किससे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करता हो. which agrees the subject. जैसे मैं लिखूंगा I like reading. ठीक है, यहां I like ने इसके साथ एग्रीमेंट किया. अगर मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर से टेक्स्ट इसको करूंगा, मैं लिखूंगा he, like में चेंज आई, he likes reading. तो like ने यहां अपने आप को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदल डाला. सो दिस इज कॉल्ड एज फाइनाइट वर्ब. दिस इज कॉल्ड एज, अगर मैं लिखूंगा I am playing, तो अगर मैं इसको I को रिप्लेस करूंगा, यहां लिखूंगा he, तो am को चेंज होना पड़ेगा is में, he is playing. तो am ने अपने आप को बदल डाला अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज फाइनाइट वर्ब. a verb which changes according to the subject, जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीज विद द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से एग्रीमेंट करता हो. जब सब्जेक्ट चेंज होता तो उसको भी चेंज होना पड़े, तो ऐसे वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. तो फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सा है? एक तो मैन वर्ब है, मैंने लिखा है प्रिंसिपल वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब को कहते हैं मैन वर्ब. दूसरा नाम मैन वर्ब. मैन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब इज आल्सो कॉल्ड एज
मैन वर्ब, इसका दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ब। अब लेक्सिकल वर्ब से आप क्या समझते हैं? चलिए, लेक्सिकल और नॉन लेक्सिकल। लेक्सिकल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो डिक्शनरी में ही वर्ब हो। डिक्शनरी चलाने के स्किल्स आपको पता होंगे। जैसे कोई वर्ड होता है डू, उसके साथ लिखा होता है वर्ब, वी स्टैंड्स फॉर वर्ब। ये डिक्शनरी में है। अगर हम लिखेंगे गुड तो डिक्शनरी में ए डी जे, तो डिक्शनरी में लिखा होता है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये डिक्शनरी में एडजेक्टिव है, लेक्सिकली ये एडजेक्टिव है। ये इसी तरह मैं लिखूंगा गो, इसके होगा वी साइड पर होगा, तो ये डिक्शनरी में वर्ब है। ये भी डिक्शनरी में वर्ब है, ये डिक्शनरी में एडजेक्टिव है। जो वर्ड्स डिक्शनरी में ही वर्ब होंगे, ऐसे वर्ब्स को हम लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं। उसके बाद मैं दूसरा वर्ड लिखूंगा प्लांट। डिक्शनरी में इसको एन लिखा होगा, ये नाउन है। लेकिन अगर मैंने इसको एज वर्ब इस्तेमाल किया, सपोज आई प्लांट ए ट्री, आई प्लांट ए ट्री, मैंने लिखा इसको, प्लांट को मैंने यहां एज वर्ब इस्तेमाल किया, मैंने प्लांट को, लेकिन डिक्शनरी में क्या था? ये नाउन। तो दिस इज कॉल्ड, जब मैं कोई वर्ड डिक्शनरी में नाउन हो और मैंने इसको इस्तेमाल किया एज वर्ब, इट इज कॉल्ड एज नॉन लेक्सिकल वर्ब। अगर कोई वर्ड डिक्शनरी में ही वर्ब हो और मैंने इसको वर्ब इस्तेमाल किया, ठीक है, जैसे प्ले है या गो है, आई गो टू स्कूल, मैंने गो को इस्तेमाल किया वर्ब, लेकिन ये डिक्शनरी में भी वर्ब ही था, तो इसको कहेंगे लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब। तो मैन वर्ब्स जो प्रिंसिपल वर्ब्स होते हैं उनको मैन वर्ब्स कहते हैं। उनका दूसरा नाम जो है लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं। लेक्सिकल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो डिक्शनरी में ही वर्ब्स होंगे, या जिनको डिक्शनरी में ही वर्ब, जिनको जो डिक्शनरी में वर्ब थे और हमने भी एज वर्ब ही इस्तेमाल किया, तो ऐसे को हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। वो नॉन लेक्सिकल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो डिक्शनरी में वर्ब नहीं थे और हमने उनसे काम लिया है एज वर्ब। डिक्शनरी में वो एडजेक्टिव थे, डिक्शनरी में कुछ और वो थे, डिक्शनरी में वो नाउन थे, हमने उनको एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, तो उन वर्ब्स को हम कहते हैं नॉन लेक्सिकल वर्ब्स। ठीक, उसके बाद आगे जाएंगे। उसके बाद दूसरा आता है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स का दूसरा नाम है कॉपल। हालांकि इसकी तफसील मैं दूसरे वीडियो में पढ़ूंगा, पहले मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा दूं। लिंकिंग वर्ब्स आर कॉल्ड एज कॉपलर वर्ब्स और दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होते हैं उनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और सेकेंडरी ऑक्सिलरीज को हम मॉडल्स कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब के दो किस्म होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब तो मैंने बता दिया। उसके बाद दूसरा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का दूसरा नाम कॉपुलर वर्ब है। कॉपुलर वर्ब या लिंकिंग वर्ब दो, इसको तीसरा नाम भी है ऑक्सिलरी वर्ब। लिंकिंग वर्ब दो किस्म के होते हैं, कॉपुलर वर्ब दो किस्म या ऑक्सिलरी वर्ब दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सेकेंडरी ऑक्सिलरीज को हम मॉडल कहते हैं। कंजुगेशन के हिसाब से वर्ब के दो किस्म है, रेगुलर वर्ब है, इनकी भी एक्सप्लेनेशन दी गई, परफॉर्मेटिव नाउन, इनकी सबों की एक्सप्लेनेशन हम साथ साथ देंगे। आप ये बात कीजिएगा दूसरे वीडियो में कि हम ये जो प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी, प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा नाम भी है। ये प्रिंसिपल वर्ब दो किस्म के होते हैं, डायनेमिक होते हैं, डायनेमिक होते हैं और स्टैटिक होते हैं। डायनेमिक वर्ब वो वर्ब होते हैं जो एक्शन को जाहिर करे, और स्टैटिक वर्ब वो होते हैं जो स्टेट को जाहिर करे। तो अब उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अब हम दूसरे वर्ब पे पढ़ेंगे। वर्ब के काइंडनेस जो है, ये जो लिंकिंग वर्ब्स है, हम दूसरे वर्ब पे लिंकिंग वर्ब्स पढ़ेंगे, इनका यूज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।